हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत है मेरे नए वीडियो में जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग। तो हर एक एक्वेटिक गार्डन्स और लोटस लवर्स के लिए यह फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। फर्टिलाइज़र के बगैर जानकारी रखे बगैर एक्वेटिक प्लांट लगाना बिल्कुल वैसा ही है तैरना ना आया हो और हम स्विमिंग के लिए तालाब में कूद जाए। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, अगर फर्टिलाइज़र के बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है तो हम प्रॉपरली प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाते, या फिर फ्लावरिंग हमें अच्छे से नहीं आता, या फिर प्लांट जो है वो हमारे हाथों से मर जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी। मैंने जो भी स्टडी 4 सालों से इस एक्वेटिक गार्डनिंग में किया है वो पूरा उसका क्रीम पार्ट जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हर एक एक्वेटिक गार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि फर्टिलाइज़र के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं तथा उसके उप प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक्वेटिक प्लांट के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र में मुख्य रूप से कौन से कंटेंट होते हैं और हर एक कंटेंट का काम प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, हर एक कंटेंट प्लांट के ऊपर कैसे असर करता है, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक्वेटिक प्लांट के वैरायटी के अनुसार हमें कौन सा फर्टिलाइज़र का चुनाव करना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमारे एक्वेटिक प्लांट को फर्टिलाइज़र कब देना है, फर्टिलाइज़र देना कब बंद करना है, तथा प्लांट के और पॉट के साइज के अनुसार, प्लांट के ग्रोथ के अनुसार हमें उस प्लांट को कितने क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र देना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि ओवर फर्टिलाइज़र के परिणाम क्या है। तथा अगर हमने गलत फर्टिलाइज़र दे दिया या फिर गलती से हमारे हाथों से ओवर फर्टिलाइज़र प्लांट हो गया तो उस प्लांट को हम कैसे बचा सकते हैं। हम यह भी फर्टिलाइजर अगर सीखेंगे प्लांट कि को कम पड़ता है, कम गिरता है, तो हमें हमारे प्लांट के ऊपर उसका क्या असर होता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजर देने के अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके कौन से हैं, तथा बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हम हमारे पूरे एक्वेटिक गार्डन को बहुत ही कम समय में हम वो कैसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं, यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली जो पार्ट में हम जानकारी लेने वाले हैं वो बेसिकली पूरी जानकारी जो होगी वो केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में ही होगी। अब देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर इतना एक्वेटिक गार्डनिंग में इतना आवश्यक क्यों होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली तालाब में या फिर कीचड़ में या फिर उसको जो उसका जो हैबिटेट है, वो उसका हैबिटेट जो होता है वो पूरा तालाब या फिर वहाँ की जो कीचड़ की मिट्टी होती है वो होती है। और वो हम हमारे हॉबी के लिए हम उसको हमारे घर पे प्लांट करते हैं या फिर गार्डन में उसको ला के प्लांट करते हैं। और वो भी कैसी जगह हम उसको प्लांट कर रहे हैं कि एक टब में प्लांट कर रहे हैं या फिर छोटा सा पॉन्ड बनाकर प्लांट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस प्लांट को आते हैं उसके ग्रोथ के लिए। और पॉटिंग मिक्स भी हम कहाँ की ले रही है, जैसे जो भी हमारे पास अवेलेबल हो रही है वही पॉटिंग मिक्स हम उसमें डाल रहे हैं, जो भी हमारे नॉलेज के अनुसार जो भी हमें पता है तो वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस प्लांट के ऊपर होते हैं, लेकिन वो प्लांट जो होता है वो फिर भी उसमें बढ़ रहा है। तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है वो उसमें उसको जो जो मिलना चाहिए, उसको जो उसका जो नेचुरल खाना है वो उसको अगर उतने क्वांटिटी में मिलेगा तो ही हम उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और उसको अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी वो प्लांट हमें दे पाएगा। तो बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है, जैसे कि खुली जगह में तालाब में उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। तो हम जब उसको टब में ग्रो कर रहे हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशन हम उसको नहीं दे पाते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी एक लिमिटेशन होता है कि उस प्लांट को न्यूट्रिशन देना। और वो ये जो एक्वेटिक प्लांट है वो बहुत हंग्री होते हैं, उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फीडअप करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको और फर्टिलाइज़र ही कर दे। तो उसको बहुत सही मात्रा में हमें उसको अगर हमने फर्टिलाइज़र कर दिया तो उसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन वो प्लांट जो है तो वो बहुत अच्छे से खिल जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मेरा गार्डन हमेशा हमेशा खिला हुआ रहता है, बहुत सारे फ्लावरिंग उसके टब में आते रहते हैं। तो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आज के जिस पार्ट में हम पूरी पूरी जानकारी लेंगे कि केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हमें कैसे करना है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि फर्टिलाइज़र के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। बेसिकली फर्टिलाइज़र के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहले वाला होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और सेकंड पार्ट में जो होता है वो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र।
तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे कि हम जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर का जो जो फर्टिलाइज़र बनता है गोबर से, तो वो गोबर भी उनमें उसमें इंक्लूड होता है। तो ये जो कंपोस्ट है वो हम घर पे ही बना सकते हैं, और बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइज़र हम घर पे ही बना सकते हैं। हम घर पे कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं आसानी से, और उसकी क्वालिटी कितनी हाई होती है और उसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। जैसे कि मैं खुद अपना जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो घर पे ही बनाता हूँ, जो कि हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है वो हमें पॉटिंग मिक्स में जब हम प्लांटेशन करते हैं तो बिफोर प्लांटेशन हमें पॉटिंग मिक्स में ऐड करना होता है, तो वो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं मेरे पूरे गार्डन के लिए घर पे ही बनाता हूँ। उसकी प्रॉपर मेथड कौन सी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर जाके आप वो पूरी डिटेल प्रोसेस आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र। तो जितना रोल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का है एक्वेटिक गार्डन में, उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का। और केमिकल फर्टिलाइज़र में बहुत अलग अलग फर्टिलाइज़र आते हैं, जिनमें अलग अलग कंटेंट के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। तो उसकी भी हम डिटेल जानकारी आज के इस पूरे पार्ट में लेने दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमें प्लांट को फर्टिलाइज़र देना कब स्टार्ट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे गार्डनर्स जो होते हैं, वो मुझे हमेशा सवाल पूछते हैं कि अभी हमने प्लांट तो कर दिया, लेकिन अभी हमें केमिकल फर्टिलाइज़र कब देना है, एनपीके कब देना है या डीएपी कब देना है। तो इसकी जानकारी अब हम लेने वाले हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम पॉटिंग मिक्स में हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करते हैं, जैसे कि हमने पॉटिंग मिक्स हमें कैसे भरना है प्रॉपरली, वो हमने इससे पहले भी हमने एक वीडियो में देखा है, जिसकी लिंक मैंने फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है कि हमें पॉटिंग प्रॉपर तरीके से पॉट हमें कैसे भरना है। तो जैसे हम उस तरीके से अगर हम पॉट हमारा भरते हैं, तो 1.5 से 2 महीने तक हमें उस प्लांट को बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सारा न्यूट्रिशन हमने उसमें ऑलरेडी ऐड किया है। तो अगर हम जल्दबाजी करते हैं अगर प्लांट को फर्टिलाइज करने की, तो हो सकता है कि प्लांट को ओवरडोज हो जाए, या फिर उस प्लांट की ग्रोथ के अनुसार अगर उसको वो जो फर्टिलाइज़र का डोज है केमिकल फर्टिलाइज़र का, वो अगर जब ज़्यादा हो गया तो उस प्लांट को भी वो दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं कि हम प्लांट के अनुसार अभी प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे कि प्लांट की साइज़ क्या है, और हमें प्लांट का जो फर्टिलाइज़र है वो कितने क्वांटिटी में हमें उसमें ऐड करना है। अभी सबसे पहले जानते हैं कि ये लोटस जो है उसको फर्टिलाइज़र देना हमें कब स्टार्ट करना है। तो ये जो लोटस प्लांट है वो मैंने लगाए हुए 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 15 से 20 दिन उसको हो चुके हैं। तो उसके अभी फ्लोटिंग लीव्स है। जैसे कि मैंने बताया है कि 1.5 से 2 महीने तक हमें अवॉइड ही करना है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। उसके बाद इस प्लांट को जो है वो मुझे लगाए हुए 2 महीने तक हो चुके हैं, और उसके एरियल लीव्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसको अभी हम जो है वो यह प्लांट जो है वो टब में है, तो इसको 1 स्पून तक हम फर्टिलाइज़र उसको दे सकते हैं। अगर इसको एरियल लीव स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे चांसेस है कि उसको फ्लावरिंग उसको आना चाहिए। अगर हम सही समय में अगर हम उसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया हमने, तो क्या होता है कि हो सकता है कि उसको फ्लावर ही ना आए, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए जो भी कंटेंट उस प्लांट को चाहिए वो अगर उसको नहीं मिले तो हो सकता है कि उसको फ्लावरिंग ही ना आए, पूरा सीज़न ही उसका बिना फ्लावर का निकल सकता है। तो लोटस के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसको सही समय में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र हमें देना ही है। तो एनपीके जो है, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तो उसकी सही क्वांटिटी हमें उसमें हमें देनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है वो 30 लीटर का छोटा सा टब है। तो इसके लिए हम 1 स्पून जो पूरा भरा हुआ है, तो वो 1 स्पून क्वांटिटी में हम उसको फर्टिलाइज़र हमें दे सकते हैं। उसके बाद जो है, तो ये मिरेकल लोटस का टब जो है वो मैंने बड़ा लिया है। ये 45 लीटर से 50 लीटर तक का ये टब है। तो ये प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से हो चुकी है, फ्लावरिंग्स भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम कितने क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र देंगे, तो हम इसको 2 टेबल स्पून तक हम उसको फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं। जो भी क्वांटिटी मैंने बताई है वो आपको हर 15 से 20 दिनों बाद हम उसको रिपीट करने वाले हैं। तो ये कट किए हुए बैरल्स है,
जिसमें मैंने लोटस के प्लांट लगाए हैं। तो इनके लिए फर्टिलाइज़र की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसको भी हम प्लांट के ग्रोथ के अनुसार 2 टेबल स्पून तक हम उसको फर्टिलाइज़र हम उसे दे सकते हैं। ये जो है वो लार्ज वैरायटी लोटस है, जिसको मैंने सिंटेक्स की जो वाटर की टंकी है वो कट करके उसमें प्लांट किया है। उसको जगह ज़रा ज़्यादा लगती है, इसीलिए बड़े कंटेनर में मैंने उसको प्लांट किया है। तो इसको हम 3 से 4 टेबल स्पून, अगर प्लांट काफ़ी हेल्दी है तो इसको 3 से 4 टेबल स्पून तक हम उसको फर्टिलाइज़र अलग अलग जगह पे हमें देना है। अब हम जानेंगे कि वाटर लिली को फर्टिलाइज़र हमें कितने क्वांटिटी में देना है, अकॉर्डिंग टू पॉट साइज़ और अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज़। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के वाटर लिलीज़ होते हैं, हार्डी और ट्रॉपिकल। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाँ, ट्रॉपिकल को हमें फर्टिलाइज़र किस प्रकार देना है। तो हम ट्रॉपिकल वैरायटी जो है वो 2 तरह से हम प्लांट करते हैं, पॉट इन पॉट मेथड से, और दूसरा जो तरीका होता है वो डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले जो पॉट मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो ये 8 इंच पॉट है जो मैं पॉट इन पॉट मेथड के लिए यूज़ करता हूँ, और ये जो है वो 6 इंच पॉट है, तो ये मैं पॉट इन पॉट मेथड के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये जो प्लांट है, ये जो, तो वो मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया है। तो ये 8 इंच का पॉट जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड है, इसको फ्लावरिंग भी आ चुके हैं। तो इसको मैं 1 टेबल स्पून फर्टिलाइज़र इसको देता हूँ। तो ये जो छोटा वाले पॉट में मैंने जो ये वैरायटी जो लगाई है, देखिए कि छोटे पॉट में भी ये कितना मैच्योर हो चुका है, बहुत सारे बर्ड्स उसको आ गए हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं 1 टीस्पून इतना फर्टिलाइज़र मैं इसको देता हूँ, क्योंकि इसका पॉटिंग मिक्स काफ़ी कम है। तो ये जो है वो छोटे पॉट में लगाया हुआ ट्रॉपिकल वैरायटी है, और ये जो है वो उससे बड़े 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ वाटर लिली है। ट्रॉपिकल वैरायटी मैंने डायरेक्टली टब में प्लांट की है, डायरेक्ट प्लांटेशन मेथड से। तो अगर हम डायरेक्टली प्लांटेशन करते हैं तो उसको मैं, ये वेल मैच्योर्ड प्लांट है जिसको फ्लावरिंग भी आया है और पूरा पत्तों से ये टब भरा है, तो इसको मैं 2 टेबल स्पून तक मैं इसको फर्टिलाइज़र करता हूँ। इसको भी मैं 2 टेबल स्पून तक फर्टिलाइज़र मैं इसको करता हूँ। अगर ये प्लांट डायरेक्टली लगाया है और वो पत्ते कम है या 3 से 4 ही पत्ते हैं, तो आप 1 टेबल स्पून फर्टिलाइज़र भी आप उसमें दे सकते हो। तो ट्रॉपिकल को फर्टिलाइज़र देना कब स्टार्ट करना है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने पॉटिंग मिक्स चेंज किया है और जैसे मैंने गाइड किया है वैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करके किया है, तो उसको 2 महीनों तक उसको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की वैसे ज़रूरत नहीं होती। और जब आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करना है तो उसको 3 से 4 या 4 से 5 तक पत्तों को आना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में हम कम कम मात्रा में फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करेंगे और बाद में हम क्वांटिटी जो है फर्टिलाइज़र की, जैसे मैंने आज गाइड की है, उतने तक हम उसको बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी हार्डी को हमें कितने क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हार्डी को हम डायरेक्ट मेथड से ही प्लांट करते हैं हमेशा। तो ये हार्डी का मेरा टब है जो पूरी तरह से मैच्योर्ड हो चुका है, पूरा तरह से पत्ते पूरे टब में आ चुके हैं। तो ये 35 लीटर का टब है। तो इसको मैं 2 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तक का फर्टिलाइज़र मैं इसे देता हूँ। तो हार्डी वैरायटी जो है वो बहुत हंग्री वैरायटी होती है, जिसको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये भी सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल वैरायटी इसको दुगना न्यूट्रिशन की उसको ज़रूरत होती है। तो सभी इसको डबल क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र उसको देंगे ताकि ये अच्छे से ब्लूम कर पाए। तो हार्डी को सही समय पर और उसको रेगुलरली फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है प्रॉपरली ब्लूम करने में। तो हार्डी वैरायटी अगर आपके पास है तो उसको सही तरीके से सही मात्रा में फर्टिलाइज़र का देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि ओवर फर्टिलाइज़र और कम न्यूट्रिशन का प्लांट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्लांट को ओवर फर्टिलाइज़र होता है या फिर उसको फर्टिलाइज़र कम भी पड़ता है, तो दोनों सिचुएशन में वो सेम तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज़र देने के बाद 2-4 दिनों में ऐसे पत्ते किनारों से जलना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ लीजिए कि इसको ओवर फर्टिलाइजिंग हुआ है, या फिर वो जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो उसको सूट नहीं हो पाया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ऐसे प्लांट के
पत्ते जो जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो हम उस ट्यूबर को तुरंत हम प्लांट को अपरूट करेंगे और उसका पॉटिंग मिक्स चेंज करके फिर उसको हमें प्लांट करना चाहिए ताकि हम उसको बचा सके। अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो प्लांट मर भी सकता है। सेम तरीका वाटर लिली में भी हमें दिखाई देता है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर वाटर लिली के पत्ते ख़राब हो रहे हैं या फिर उसकी कलियाँ झुक रही है नीचे, फ्लावरिंग भी उसका जो होता है वो उसके पेटल जो है वो सूख रहे हैं, तो ये सिम्टम्स है ओवर फर्टिलाइजिंग के, या फिर उसको न्यूट्रिशन कम गिर रहा हो तो भी ये सेम तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाते हैं। तो अगर कम फर्टिलाइज़र है, हमने फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं और ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो हमें क्या करना है कि उसको फर्टिलाइजिंग करना है या फिर उस प्लांट का पॉटिंग मिक्स चेंज करना है उसको रिपोर्ट करके। और अगर फर्टिलाइज़र के बाद ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना है, हमें पॉटिंग मिक्स चेंज करके प्लांट को फिर से रिपोर्ट करना है। ये दोस्तों, अब हमने ये पूरी जानकारी ली कि हमें फर्टिलाइज़र कैसे देना है, कब देना है और कौन सा देना है। अभी हम देखते हैं कि एक्वेटिक प्लांट को फर्टिलाइज़र देना स्टॉप कब करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी विंटर सीज़न शुरू होता है तो ठंड के मौसम में ये जो एक्वेटिक प्लांट है वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से रुक जाती है, उनके पत्ते ख़राब होने लगते हैं और उनके फ्लावर्स आना उनको बंद हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उसके फर्टिलाइज़र देना पूरी तरह से बंद करेंगे जब तक कि विंटर सीज़न ख़त्म ना हो। क्योंकि क्या है कि जब प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो रही तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप उसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे आपका प्लांट जो है वो ओवर फर्टिलाइज़र होने के कारण मर सकता है। तो हमें तब तक फर्टिलाइज़र नहीं देना है जब तक कि विंटर ख़त्म नहीं हो और फिर से प्लांट ग्रो नहीं कर पाए। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं कि NPK और DAP एक्चुअली होते क्या है, वो कौन कौन से फॉर्म में आते हैं। तो आइए जानते हैं कि NPK आखिर है क्या। तो NPK एक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम मूलद्रव्य भी कहते हैं। तो N का अर्थ होता है, N एक संज्ञा है जो केमिकल एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है नाइट्रोजन को। P जो होता है वो स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड K जो होता है वो होता है पोटेशियम। तो ये तीनों को मिलाकर जो फर्टिलाइज़र बनते हैं उसको कहते हैं NP और K। तो N जो होता है वो नाइट्रोजन के लिए है और इसको अमोनिया भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम जो है वो अमोनिया होता है। तो ये प्लांट्स के ग्रोथ बहुत अच्छी से करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करने में नाइट्रोजन मदद करता है, मतलब अमोनिया मदद करता है। उसके बाद जो क्लोरोफिल होते हैं, की लेवल प्लांट्स में बढ़ाने के लिए भी ये नाइट्रोजन काम करता है, जिसके वजह से अगर आपके प्लांट्स पीले पड़ रहे हैं या फिर उसके पत्ते खराब हो रहे हैं तो वो उसका पीलापन चला जाता है और आपके प्लांट्स हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है और वो प्लांट की विटामिन गेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, जिससे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन एब्सॉर्ब करते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि पी यानी फास्फोरस का रोल प्लांट की ग्रोथ में क्या है। तो फास्फोरस और पी, तो वो न्यू रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो बढ़ाने में मदद करता है। तो न्यू रूट्स उससे काफ़ी बढ़ते हैं, रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद जो है वो फास्फोरस जो होता है वो फ्लावर्स और फ्रूट्स का क्वांटिटी प्लांट्स में बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो गई है लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं दे पा रहा है, तो उसको अगर फास्फोरस मिल जाता है तो वो फ्लावरिंग देना स्टार्ट करता है और फ्रूट देना भी स्टार्ट करता है। अब अगर आप हमारे यहाँ तो अभी एक्वेटिक प्लांट्स में सिर्फ फ्लावर का ही महत्व है, तो फ्रूट्स का तो नहीं है, लेकिन फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों बढ़ते हैं। ये जो एलिमेंट है NPK वो बहुत कृषि यानी फार्म में भी यूज़ करते हैं, तो वो जो फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होता है। तो ये P जो है वो स्ट्रॉन्गनेस भी बढ़ाता है प्लांट का, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है प्लांट में, तो वो जो खाना बनाने की प्रोसेस जो होती है उसको भी वो इंक्रीज करता है, और जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है और प्लांट जल्दी से मैच्योर हो जाता है, मतलब वो फ्लावरिंग की तरफ बढ़ता है। अभी K का रोल क्या है, K मतलब पोटेशियम। तो वो K का रोल क्या है, तो K से मतलब पोटेशियम से प्लांट की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ती है।
अगर लैक ऑफ वाटर है मतलब पानी की भी कमी है तो भी वो प्लांट्स की इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो ये जो है पोटेशियम वो प्लांट में जो O2 और CO2 है उसका आदान प्रदान भी बढ़ाने में मदद करता है। मतलब CO2 और O2 इनका आदान प्रदान बढ़ने से ही सारे प्रोसेस जो होती है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्रोटीन लेवल हाई हो जाती है, स्टार्च की लेवल भी उसमें हाई हो जाती है और प्लांट काफ़ी हेल्दी तरीके से बढ़ने लगता है। तो ये सारा रोल जो होता है वो NPK का होता है। अभी NPK का अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें मार्केट में मिलता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें जो भी मार्केट में मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब जगह हम यूज़ करते हैं वो होता है NPK 19-19-19 और NPK 20-20-20। अभी इसका मीनिंग क्या है ये भी हम अभी देखेंगे। तो NPK 19-19-19 मतलब क्या है, 19 जो नंबर है वो होता है परसेंटेज, मतलब N का, इसमें N की मात्रा जो है वो 19% है, P की मात्रा जो है वो 19 और K की मात्रा जो है वो 19% है। इसमें NPK 20-20-20 इसका मतलब होता है कि N की मात्रा 20% है, P की मतलब ये 19-19-19 या 20-20-20 इनमें से कौन सा चूज करना है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वली है, लेकिन NPK 20-20-20 में थोड़ा सा क्वांटिटी उसका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। NPK का और एक कॉम्बिनेशन मार्केट में आसानी से और ज़्यादा मात्रा में मिलता है वो होता है 12-32-16, जिसमें N की मात्रा 12 होती है एज़ कम्पेयर टू अदर 19-19-19 वो थोड़ी कम है। P की मात्रा 32 है और K की मात्रा 16 है। तो P की मात्रा इसमें बढ़ाई गई है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो चुकी है लेकिन इसको फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो आपने जैसे पहले हमने सीखा है कि फ्लावरिंग के लिए P ज़्यादा महत्वपूर्ण है और P की मात्रा इस फर्टिलाइज़र में ज़्यादा है, तो आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आगे का फर्टिलाइज़र जो होता है वो होता है NPK 0-52-34। इसका मीनिंग जो है वो है N की मात्रा इसमें 0 है उसके बाद जो है फॉस्फोरस की मात्रा उसमें 52 है और K की मात्रा 34 है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो फ्लावरिंग के लिए ये भी जो फर्टिलाइज़र है वो भी कॉम्बिनेशन फ्लावरिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो इसको कहते हैं मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। इसका जो नाम उसके फर्टिलाइज़र के पैकेट में आता है तो उसको कहते हैं मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, जिसको हम नंबर से भी हम जान सकते हैं। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है NPK 12-61-0 मोनो अमोनियम फॉस्फेट। उसका कॉमन नेम है जिसके पैकेट के ऊपर ये नाम आएगा। तो इसमें P की मात्रा 61 मतलब काफ़ी बढ़ा दी है, N की मात्रा भी 12 है लेकिन उसमें पोटेशियम की मात्रा जो है वो 0 कर दी है। तो आपको आपके प्लांट में क्या रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से भी आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पूरी डीप जानकारी आपको दी है कि NPK का रोल क्या है और ये कॉम्बिनेशन जो है फर्टिलाइज़र जो है वो हमें मार्केट में कैसे मिलते हैं और उसका यूज़ हमें कैसे करना है। उसके बाद जो होता है वो होता है NPK 18-46-0, जिसका उपयोग भी हम एक्वेटिक गार्डनिंग में हमेशा करते हैं, जिसको कहते हैं कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसका कॉमन नेम है DAP। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि DAP भी एक्चुअली NPK ही है, जिसमें K की मात्रा 0 कर दी है, पोटेशियम की मात्रा 0 कर दी है, फॉस्फोरस की मात्रा उसमें बढ़ा दी गई है और नाइट्रोजन की अप्रोक्सीमेटली रेगुलर मात्रा ही है, जैसे हम NPK 19-19-19 यूज़ कर रहे हैं। तो 18 मतलब उतनी ही है N की मात्रा। P की मात्रा जो होती है वो 46% है और K की मात्रा उसमें 0 की है। तो उसका कॉमन नेम जो पैकेट पे आएगा वो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट और इसको कहेंगे हम DAP। मतलब ये सारे NPK के ही कॉम्बिनेशंस है। तो इसकी पूरी जानकारी हम अभी एक व्यू में देखेंगे। तो ये हमारा पूरा व्यू है जो हमने डीपली केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में हमने अभी सीखा है। तो अगर आपको लगता है कि इतनी सारी बातें, इतने सारे फर्टिलाइज़र के टाइप्स हमें बता दिए हैं तो हम बहुत कंफ्यूज है कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर सीधा आप NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 का प्रयोग करें। मैंने डिटेल इसलिए आपको बताया है ताकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक्वेटिक गार्डन के लिए, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए क्रिएटिवली कुछ कॉम्बिनेशन खुद तैयार करके उसको दे दे ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आपको मिले, तो फिर ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है
तो आप सीधे सीधे NPK 20-20-20 या फिर NPK 90-90-19 का यूज़ करें, उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमने जो भी फर्टिलाइज़र्स देखे हैं वो हमें कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म होता है कि लिक्विड फॉर्म। तो फर्टिलाइज़र जो है वो सभी NPK के फर्टिलाइज़र और अलग अलग फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो हमें लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है पाउडर फॉर्म, जिसमें पाउडर के जैसे ये फर्टिलाइज़र हमें अवेलेबल होते हैं। अभी पाउडर फॉर्म में भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग कलर्स में ये फर्टिलाइज़र बनाती है। तो किसी जगह ग्रीन कलर होगा या किसी जगह वाइट कलर होगा, तो ये पिंक कलर है। तो पाउडर फॉर्म के फर्टिलाइज़र अलग अलग कलर्स में हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्रैन्युअल फॉर्म। तो इसमें फर्टिलाइज़र कंटेंट तो वही होता है, लेकिन सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हो गया है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यूज़ को आसानी हो इसीलिए इसका फॉर्म चेंज कर दिया गया है। तो ये ग्रैन्युअल फॉर्म है, तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। और ये जो है वो होता है टैबलेट फॉर्म, जो कि हमें फर्टिलाइज़र के दुकान में ये फॉर्म हमें अवेलेबल अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन अगर हम फर्टिलाइज़र एक्वेटिक गार्डनिंग के लिए अगर हम मंगवाते हैं तो ये टैबलेट फॉर्म जो होता है वो हमें मिल सकता है, या फिर ऑनलाइन कुछ सेलर्स होते हैं उनके तरफ से भी हमें मिल सकता है। अभी एक्वेटिक गार्डन में हमें ये लिक्विड फॉर्म को नहीं लेना है, तो हम ये 3 फॉर्म जो होता है पाउडर फॉर्म, ग्रैन्युअल फॉर्म और टैबलेट फॉर्म, ये तीनों फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम जो पाउडर फॉर्म वाला फर्टिलाइज़र है वो हमें कैसे यूज़ करना है, ग्रैन्युअल फॉर्म वाला हमें कैसे यूज़ करना है और टैबलेट वाला कैसे यूज़ करना है। अभी ये टैबलेट वाला जो फर्टिलाइज़र है वो भी NPK का ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसकी प्राइस जो होती है वो इससे 4 गुना ज़्यादा होती है। मतलब कंटेंट सेम होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस जो होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है। मतलब ये अगर 100 रुपये में आता है 1 kg, तो वो उतना ही 1 kg ये 400 रुपये में आएगा। अभी इसमें बनाने के लिए उतनी दिक्कत हो गई, इसीलिए इसका प्राइस रेट भी बढ़ गया है। और इसमें एक टैबलेट में इसमें 1/4 पार्ट जो होता है वो ग्लू होता है, क्योंकि वो ग्लू वाला पार्ट जो होता है वो उसको टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए लगता है। तो ये जो होता है, अगर आपको लगता है कि आपको टैबलेट जो है तो इसका यूज़ क्या है, फिर इसका ज़्यादा अच्छा यूज़ क्या है कि ये बहुत जल्द हम निकाल के हम झटपट से हम उस प्लांट्स को दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को फर्टिलाइज़र हमें करना है तो हमें ये जो टैबलेट फर्टिलाइज़र है उनका चुनाव हम कर सकते हैं। इन 3 से 4 सालों में मैंने बहुत अलग अलग फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये जो टैबलेट फॉर्म वाला फर्टिलाइज़र है वो भी मैंने इन 3-4 सालों में अलग अलग सेलर से मंगवा के उसके ऊपर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मुझे पाउडर फॉर्म वाला या फिर टैबलेट फॉर्म वाला इन दोनों में भी ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया है प्लांट के प्रोग्रेस के ऊपर। तो आप आपके कन्वीनियंट के अनुसार आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो फर्टिलाइज़र हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं जो जिसे प्रेफर करता हूँ वो होता है पाउडर फॉर्म वाला फर्टिलाइज़र। तो चलिए देखते हैं हम फर्टिलाइज़र देने की पहली मेथड, जो कि हम सैशे बनाकर हम फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि ये टेबल स्पून का मेजरमेंट है और ये टीस्पून का मेजरमेंट है। टेबल स्पून यानी बड़ा चम्मच और टीस्पून यानी छोटा चाय का चम्मच। तो ये NPK है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये रैप कैसे करना है। तो इसके लिए ये जो है पेपर, ये जो न्यूज़पेपर है ओल्ड न्यूज़पेपर वो मैंने कट करके लिया है। इसको मैं क्या करूँगा, एक फोल्ड करूँगा और उसके बीच में ये NPK जो है वो डालूँगा। और ये फोल्ड क्यों किया है मैंने, क्योंकि डबल लेयर ही उसको न्यूज़पेपर की ज़रूरत होती है, ताकि हम जब तक टब में उसको सॉइल में हम पॉटिंग मिक्स में इसको पिरोने वाले हैं तब तक उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पाउच की वो बनी रहे और ये फट ना जाए जब तक हम उसको अंदर नहीं डालें। ये जो साशे है वो फट ना जाए, इसीलिए हम उसको डबल पेपर में रैप करेंगे। तो ये बन गई है। इसी तरह मैं उसको टीस्पून के लिए है, तो इसके ऊपर मैं टीस्पून का 1 चम्मच डालूँगा और उसको उसके सैशे में तैयार करूँगा।
अभी देखिए ये मैं एनपीके के जो सैशे है वो मैंने पूरे बांध के रखे हैं। ये 1 टेबल स्पून वाले सैशे है और ये 1 टीस्पून वाले सैशे है। तो जब भी मैं जब फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करता हूँ, जब भी मेरे पास सामने छोटे प्लांट्स आते हैं तो मैं उनको ये छोटा वाला सैशे उनको देता हूँ, और जब भी बड़े प्लांट्स या फिर डायरेक्टली टब में प्लांट्स आते हैं तो मैं ये बड़ा वाला सैशे देता हूँ। जो भी बहुत बड़े प्लांट है तो उसको एक प्लांट के लिए मैं 2-2 भी यूज़ करता हूँ। तो इस तरह, तो इस मेथड में क्या होता है कि सैशे बांधने में बहुत सारा समय जाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पेपर के सैशे बांधने में जो भी समय वेस्ट होता है हमारा, बहुत सारा समय, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो ये जो पेपर के सैशे है वो किसी भी मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसे टैबलेट देने के लिए बहुत सारा यूज़ होता है। तो ये इंडिया के हर जगह पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही भरना और इसको पैक करना बहुत ही आसान होता है। तो एक ये मैंने फर्टिलाइज़र लिया, इसमें डाला और जस्ट 1 फोल्ड और 2 फोल्ड ये रेडी हो गया। इसी प्रकार मैं बहुत ही फास्टली ये काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया, इसमें डाला और ये 1 फोल्ड और 2 फोल्ड ये रेडी हो गया। तो ये सैशे ही मैं उस पॉटिंग मिक्स में पिरोऊंगा। तो वो भी कैसे पिरोना है ये भी हम अभी देखेंगे। तो ये जो सैशे है वो बहुत सस्ते भी मिलते हैं, किलो केजी के ऊपर या फिर हाफ केजी या फिर पाव केजी, इस तरह ये वज़न के ऊपर बहुत सस्ते मिलते हैं। तो जैसे हम ये सैशे खरीदते हैं, हमारा सैशे बनाने का जो समय है, न्यूज़पेपर के सैशे बनाने का जो समय है वो बहुत सारा बच सकता है। और 2 आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा जो कि फर्टिलाइज़र देने के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि हम जब भी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे ज़्यादा रूट से जितने दूर हो सके उतने दूर हम फर्टिलाइज़र उसको देंगे। तो चलिए देखते हैं वाटर लिली को हम कहाँ फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये वाटर लिली सेंटर में मैंने लगाई है। तो इसको मैं एक साइड में ऐसे जगह बनाकर नॉर्मली 1 से 2 इंच नीचे मैं ये इस सैशे को अंदर डालूँगा और जो साइड की मिट्टी है वो मैं उसके ऊपर कवर अप कर दूँगा। अभी ये बहुत बड़ा टब है, इसीलिए मैंने इसको डबल डोज देने का डिसाइड किया है। तो मैं एक और सैशे जो है वो उसके ठीक अपोजिट साइड को मैं ये यहाँ पे एक पिरोऊंगा। तो ये यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 इंच अंदर डाला है और मैंने कवर अप किया है। उसी प्रकार जब हम पॉट इन पॉट मेथड भी करते हैं, पॉट इन पॉट मेथड को भी हम जब फर्टिलाइज़र देते हैं वाटर लिली के, तो भी हमें उसी प्रकार एक साइड में हमें हमारा पाउच जो है वो पिरोना है। तो हम जानते हैं कि लोटस के ट्यूबर जो होते हैं वो टब के साइड में बढ़ते हैं और पूरा बंडल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस लोटस के सेंटर में हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये सैशे है और वो मैंने उसके ठीक सेंटर में मैंने उसको दिया है। तो ठीक उसी तरह देना है जैसे वाटर लिली को हमने दिया था। तो ठीक 2 इंच मैंने अंदर उसको पिरोया है और उसके ऊपर फिर मैं वहाँ की मिट्टी कवर अप कर दूँगा। अभी दूसरी मेथड में हम देखेंगे कि कम से कम समय में हम हमारे एक्वेटिक गार्डन को कैसे कम समय में फर्टिलाइज़र हम करना हम सीखने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं हम दूसरी फर्टिलाइज़र देने की आसान मेथड, जिसमें मैंने लिया है एक पीवीसी पाइप जिसकी लंबाई है 15 से 16 इंच और जिसकी चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच 1.5 इंच जिसकी चौड़ाई मैंने है। अभी टब में फिक्स किया है। तो देखते हैं अभी ये पूरा व्यू कैसे नज़र आ रहा है टब का। तो ये टब का व्यू नज़र आ रहा है। अभी इसको फर्टिलाइज कैसे करना है, तो ये जो है इसके मदद से हम उसको फर्टिलाइज करेंगे। 1 स्पून हम इसमें डालेंगे और ये फनेल को, ये मॉइस्ट रहता है इसीलिए ये ठीक से जल्दी अंदर नहीं जाता। तो एक स्टिक के मदद से हमें उसको ये इस तरह से हम उसको अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि इसकी विड्थ इसकी कम है और इसको नीचे हम होल नहीं है, इसीलिए क्या होता है उस वजह से उसको क्या होता है कि फर्टिलाइज़र जो है वो पाइप में ही फंसा रहता है और नीचे अगर सॉइल के वजह से वो नीचे से ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से फर्टिलाइज़र प्लांट तक पहुंचने में दिक्कत होती है। तो बहुत कम मात्रा में इसमें डाला हुआ फर्टिलाइज़र प्लांट को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक जो है इस पाइप का वो होता है कि इससे जो हमारा टब का जो भी उसका लुक है वो बहुत चेंज हो जाता है। ये इतना पाइप हमारे टब में इतना अच्छा नहीं लगता, तो टब का जो शो है वो चला जाता है।
तो ये ड्रॉबैक निकालने के लिए मैंने खुद सोचकर सप्लीमेंट बनाया है। उसके लिए ज़रूरी होगा आपको बिस्लरी बॉटल जो कि खाली है। ये बिल्कुल ज़ीरो बजट एक मशीन मैंने एक छोटा सा तैयार किया है। तो ये 2 बिस्लरी बॉटल्स मैंने ली है। अभी ये जो है मेरे पास, ये जो है ये शोल्डर गन है। तो ये गरम करके मैं अभी इसको होल बनाऊंगा। तो ये आधे से नीचे तक मैं होल बनाते जाऊंगा। ये देखिए, इस शोल्डर गन से आसानी से मैं होल बना सकता हूँ। अगर आपके पास शोल्डर गन नहीं है तो आप दूसरी चीज़ से भी इसको होल बना सकते हैं। तो ये जो पूरा बिस्लरी का आधे से नीचे का पार्ट जो है वो मैं इसको होल बनाते जाऊंगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा नीचे का पार्ट जो है वो आपको होल बनाते हुए ये कंप्लीट करना है। और नीचे नीचे के तरफ से भी आपको उसको होल बनाना है। तो इस तरह से मैंने नीचे से भी उसको होल बनाया है। आप आधे से ज़्यादा पार्ट में, इसके निचले पार्ट में पूरे होल मैंने बनाए हैं। मैंने मिडल से नीचे तक उसको होल बना के लिए है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है उसको भी एक होल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये मैं इसको एक होल बना रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक एक होल ही में मुझे यहाँ पे बनाना है, ताकि उसका एयर प्रेशर जो है वो उसके ऊपर बना रहे। इसीलिए ये होल जो है, ये दोनों होल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बिस्लरी बॉटल्स जो होती है वो बहुत लचीली होती है। उनको टब में प्लेस करने से पहले हमें इसको स्ट्रॉन्गनेस देना होगा। तो जिसके लिए मैंने लिया है सैंड। तो ये मैंने एक बार वॉश करके साफ़ सैंड ली है। ये कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ करते हैं वही सैंड है जो आसानी से हमें मिल सकती है, लेकिन ये मैंने एक बार वॉश करके सुखाई है। तो ये सैंड को हम अभी इस बॉटल में भरेंगे ताकि इसको सपोर्ट मिले और ये स्ट्रॉन्ग बन जाए। और ये इतने लेवल तक भरेंगे कि जहाँ तक हमने होल बनाए हैं उससे थोड़ा ऊपर तक हम इस सैंड को भरेंगे। जैसे हम कागज़ के मदद से भी ये रेती इसमें भर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि जहाँ तक हमने होल बनाए हैं वहाँ तक हमें स्टॉप। तो ये फर्टिलाइज़र का इंस्ट्रूमेंट जो हमने बनाया है वह सैंड से फिल करके हम अभी भरकर हमने पूरा रेडी किया है। अभी उसको ढक्कन लगा के हम क्लोज करेंगे और ये अभी पूरा तैयार है कि जब हम अभी उसको टब में हम उसको शिफ्ट करें। और फर्टिलाइज़र का इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने के बाद इस तरह से हमें दिखाई देता है, जो कि मैंने पूरा वाटर इस टब में से निकाल दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये जो है जो हमने सैंड की जो लेवल ली है वहाँ तक हमें ये अंदर डालना है और ये जो बाकी का पार्ट जो है वो ऊपर रहेगा। तो इतना ऊपर रहना चाहिए ताकि वो पानी के लेवल से, उसका जो हेड है इस बॉटल का, वो पानी के लेवल से ऊपर रहना चाहिए। अभी हम पानी छोड़ने के बाद ये कैसा दिखता है ये देखेंगे। अभी ये पूरा टब मैंने वाटर से भर दिया है। तो ये अभी मेरा लोटस का पॉट जो है वो पूरा फर्टिलाइज़र इंस्ट्रूमेंट लगा के फिक्स करके पूरा रेडी हो चुका है। तो ये अभी बाद में ऐसा दिखेगा। तो देखिए, ये वाटर लेवल है, टब पूरा भरा है, लेकिन फिर भी उसका जो ऊपर का जो है माउथ है वो ऊपर रह रहा है वाटर लेवल से ऊपर। तो यहाँ से हम आसानी से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सिर्फ हमें ये ढक्कन खोलना है और वहाँ से फर्टिलाइज़र दे के फिर से ये ढक्कन जो है वो बंद करना है। तो जैसे हमने पाइप के मेथड में, जैसे फनेल के मदद से हमने फर्टिलाइज़र अंदर डाला था, उसी प्रकार हम इस प्रकार में भी फनेल के मदद से हम फर्टिलाइज़र अंदर डालेंगे और स्टिक के मदद से हम उसको अंदर ये फर्टिलाइज़र जाने में उसको मदद करेंगे। और उसके बाद जैसे फर्टिलाइज़र अंदर जाता है वैसे हम ढक्कन लगाकर क्लोज करेंगे। बस इतना ही करना है, सिर्फ 5 सेकंड ही इसके लिए लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, बिल्कुल जीरो बजट यह इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और 5 सेकंड मुझे फर्टिलाइज़र देने में लगे हैं। तो अगर आप थोड़ा समय निकाल के सभी प्लांट्स के लिए ये इंस्ट्रूमेंट, जीरो बजट इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे फर्टिलाइज़र देने के लिए, तो ज़रूरी आपका आगे का समय जो है वो बहुत बचेगा। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो मैंने शूट की है, तो जिसको शूट करने में 4 दिन लगे हैं। तो इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है। तो इसके साथ ही मैं बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ, जिसकी डिटेल मेरे पापा देंगे। तो दोस्तों, जैसे श्रीतेज ने अनाउंस कर ही दिया है,
आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो ज़रूर आपके सभी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसे लगा है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। साथ ही आपका नाम और उसके नीचे आपका प्लेस आप कहाँ से है और उसके नीचे आपका व्हाट्सअप नंबर आपको डालना है। तो हम क्या करेंगे कि सभी की कमेंट्स देख के, सभी के एंट्रीज देख के हम उसमें से लकी ड्रॉ निकालने वाले हैं। और जिन भी व्यूअर्स का नाम उसमें आएगा लकी ड्रॉ में, तो उनको मिलेगा एक सरप्राइज़ गिफ्ट, और वो होगा लोटस के ट्यूबर। बहुत ही अच्छे हेल्दी लोटस के ट्यूबर हम भेजने वाले हैं। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो ज़रूर इस कंपटीशन में भाग लीजिए। तो शायद किसी को लगा होगा कि इतना बड़ा वीडियो अभी ये बना है, लेकिन फर्टिलाइज़र यह सब्जेक्ट ही ऐसा है दोस्तों गार्डनिंग में कि वह एक समंदर है बहुत बड़ा सा, और जो भी इसका क्रीम पार्ट है एक्वेटिक गार्डनिंग से रिलेटेड, तो वो सभी क्रीम पार्ट मैंने इस मिनटों में, इस कुछ मिनटों में आपको बताया है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी गार्डनर को मैंने इस वीडियो में दी है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ हमें देखना नहीं, एटलीस्ट आपको दो बार तो ये वीडियो देखना ही है, और सिर्फ देखना नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल भी हमारे गार्डनिंग में आपके एक्सपीरियंस में आपको करना है। तो ज़रूर इसके बेटर रिजल्ट आएंगे, गुड, बेटर और बेस्ट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। तो ज़रूर आपके अनुभव इसमें शेयर कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया और इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो मेरा तो ये हक बनता है कि मैं एक सब्सक्राइब तो आपसे मांग ही लूँ, और आपको भी मुझे एक सब्सक्राइब देना ही चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।